तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टिंग्यू ने जू किंग का चेहरा साफ किया था और उसने देख लिया था। एक तो जू की हाइट बढ़ गई थी कल्टीवेशन लेवल बढ़ने की वजह से, और लौंडा था देखो दिखने में काफ़ी हैंडसम, मेरे से थोड़ा कम है लेकिन ठीक ठाक हैंडसम है। थोड़ा ये ब्लश भी कर जाती है अब आके। तो उस रात टिंग्यू जो थी ना, उसे समझ में आता है क्योंकि देखो ये जो लड़का है ना फे युआन, थोड़ा बहुत परेशान करता है जू किंग को, और वैसे भी जू किंग थोड़ा मेहनत मशक्कत वाला बंदा है, बन जा रहा है। तो जब ये अगली सुबह उठती और उसके बाद जब मतलब बाई के टेंट में पहुंचती तो अपनी जगह तो बैठती है लेकिन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी। वो टेंट के प्रवेश द्वार की तरफ देख रही थी। फाइनली फे युआन एंटर करता है। इसको रात में थोड़े सपने आए थे, मतलब लड़की को वो सपने में देख रही थी कि फे युआन बेसिकली परेशान कर रहा है जू को। फे युआन थोड़ी अंगड़ाई अंगड़ाई लेते आ रहा था और लड़की यानी टिंग्यू के बाजू में बैठने ही वाला था, लेकिन वो उसके बैठने का क्वेश्चन थोड़ा दूर कर देती है और कहती तुम उधर बैठो। फे युआन कहता है लेकिन क्यों? तो ये कहती सीधा क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तुम बस देखते रहते हो कब क्लास खत्म होगी, उससे ज़्यादा क्या जानना है तुम्हें। और ट्राई करता है फिर भी इसको समझाने की कि डियर टिंग्यू, लेकिन वो बोलती मुझे डियर यूर मत बुलाओ, कोई गलत समझ लेगा तो। फे युआन को समझ में नहीं आता है। इस दौरान अपना जू किंग एंटर करता है और ये जो लड़की का डिम्पल्स थे ना, मतलब ये स्माइल करती तो दिख जाते हैं, और वो जो क्वेश्चन था एक अपने साइड में लगाती है और बोलती है छोटे भाई यहाँ आके बैठो। जू किंग चौंक जाता है। फे युआन का भी सेम हाल था। टिंग्यू कहती है क्या घूर रहे हो, टीचर जल्दी आने वाले हैं, जल्दी आके बैठो। और जू भी डर रहा था क्योंकि अब बाई के आने का टाइम हो चुका था। इस दौरान फे युआन कुछ कहने वाला था लेकिन वो कह नहीं पाता क्योंकि टिंग्यू लुक देती है। और फिलहाल जू अपना बैठ जाता। लड़की काफ़ी खुश थी। जू अपना खुद काफ़ी मतलब बेचैन महसूस कर रहा था। अब बाई भी आ जाते, देखते हैं जू कहाँ बैठा है। के बाद उदास फे युआन की तरफ देखते, हंसते हैं हल्का सा, फिर अपना जो पढ़ाई वढ़ाई का काम है टेस्टिंग वस्टिंग सब शुरू कर देते। एज यूजल फे युआन हकलाता है जो जब ये सवाल पूछते हैं तो लड़की पूरे जवाब देती है और जू किंग भी पूरे जवाब देता है। जैसे क्लास खत्म होता है जू तुरंत ग्रैंड मास्टर बाई को नमन करता और यहाँ से निकलने लगता। तभी टिंग्यू कहती लिटिल जूनियर तुम्हारे फिर से चेहरे गंदे क्यों हैं, फिर से ये रुमाल निकालती। लेकिन जू भाग जाता है। टिंग्यू को थोड़ा बुरा लगता है। वो बाई की तरफ देखती है जो कि देख रहे थे ये चीज़ें और मजे ले रहे थे, और वो कहती टीचर ये लड़का इतना गंदा क्यों रहता है, मैं तो बस इसकी मदद करना चाहती थी। बाई अभी भी हंसते हैं और फिर कहते हैं जो लोग खतरनाक जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, वो जानते हैं कि आकर्षित करना किसी को सही चीज़ नहीं, किसी को मतलब कि किसी का ध्यान आप पे आए ना, वो ज़्यादा बेहतर काम है। टिंग्यू थोड़ी देर सोचती है और समझ जाती है। और जू भी जा रहा था तो वही सोच रहा था क्योंकि उसको यही सिखाया गया था जब वो अपने गांव में रहा करता था, बस्ती में, कि अगर नॉर्मल रहोगे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, नॉर्मल या थोड़े गंदे, नहीं तो भाई समझ सकते हैं। फिलहाल ये प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ निकल जाता है और कैसे उसको अपनी मतलब ऑरा छिपानी है, तो वो पत्ते सड़े हुए अपनी बॉडी में लगाना जो कि उसे ग्रेसफुल ने सिखाया था, वैसे करके आगे बढ़ता है। और अब तो ये मंदिर को भी पार करके आगे जाता था क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रांग होते जा रहा था। वहाँ खतरे भी ज़्यादा रहते थे लेकिन ये बैटल करता था तो फिर इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी इम्प्रूव होती थी। और अलग अलग पौधे मिलते थे जिनको कि और समझता था, पढ़ता था। लेकिन ज़्यादातर जो पौधे थे ना ये यिन प्लांट्स थे जिनमें जहर ज़्यादा होता है। यिन मतलब आप समझ सकते, ठंडक वाले पौधे। यांग जो होता है ना वो बेसिकली आपके लाइफ फोर्स को बढ़ाता है। इसके पास अब गॉन्टलेट भी था, वो जो ब्लड शैडो का था, तो ये उसे भी यूज़ करता था। और अब तो ये जहर बनाने में लग चुका था। ट्रेनिंग व्रेनिंग फिनिश करता था, उसके बाद जहर बनाता था। एक अलग लेबोरेटरी बना चुका था अपने घर में, अलग अलग प्रकार के जहर के पाउडर्स बनाता था। ये इसका मतलब दिनचर्या बन चुका था। वो जो जख्म को पूरी तरह से खत्म कर देने वाला क्रिस्टल था उसे भी ढूंढता था। इसे पता था कि वो नेचुरली प्रकट होते हैं, 7 कलर के होते हैं। तो एक दिन वो गया हुआ था, वहां पर एक प्रकाश चमकता है तो ये उस तरफ देखता है, अच्छे से ऑब्जर्व करता है, देखता है एरिया सेफ है तो ये क्रिस्टल तुरंत ही रख लेता है। अच्छे खासे से मिलते थे, मतलब 4-5 जो भी मतलब ठीक ठाक मिल जाते हैं। देखो 2 चीज़ ये ढूंढ रहा था, उसमें से एक चीज़ तो इसे मिल चुकी थी, क्रिस्टल तो मिल चुका था। वो उम्र बढ़ाने वाला पौधा तो नहीं मिला था लेकिन क्रिस्टल मिल गया था। टोटल 6 क्रिस्टल इससे मिले थे। फिर से ये जो मंदिर की एक मूर्ति थी ना उसे प्रणाम करता है, फिर निकल जाता है। और जब आगे बढ़ता है तो उसकी एक मुलाकात एनाकोंडा से होती है जिस पर ये अटैक कर देता है उसे सीधा खोपड़ी पर। एनाकोंडा काफी स्ट्रांग था और जू को आदत थी देखो गाल ब्लैडर खाने की या जो भी, तो ये उसे निकाल लेता है और फाइनली बेस कैंप वापस लौट आता है। अब जैसे जैसे अपने बेस कैंप की तरफ बढ़ता है जैसे थोड़ी उदासी भी लगती, कौन वहाँ पर वेट कर रहा होगा, बस वो कुत्ते, और तो कोई नहीं होगा। वो देख के ऐसे खुश भी होते हैं, मतलब पूंछ हिलाने लगते थे। इसके मन में वो भी था कि सर्जेंट कैसा कर रहे हैं, अच्छे ही होंगे, मुझे जल्दी से वो उम्र बढ़ाने वाला पौधा ढूंढना पड़ेगा या फिर अच्छे खासे पैसे जमा करके खरीदना पड़ेगा। और ये कल्टीवेशन में लग जाता है। अगले दिन की सुबह होती है और ये फिर से पढ़ाई करने जाता है। और आज के दिन लेक्चर जब खत्म होता है तो टिंग्यू इसे परेशान नहीं करती कि रुमाल निकाल के चेहरा पोंछना। ग्रैंड मास्टर बाई ने जो समझाया था ये लड़की समझ चुकी थी। जू किंग अपना मतलब अपने टीचर बाई को प्रणाम करता है, फिर निकल लेता है। और फिलहाल अब ये जो जनरल स्टोर था ना उस तरफ निकल जाता है। देखता कि वहाँ पर कुछ अच्छे खासे लोग इकट्ठा हुए थे और अजीब लोग, अजीब इन द सेंस कि जिनको ये जानता नहीं था।
वो इकट्ठे हुए थे स्टोर के आसपास। बड़े उनके अलग थे और कुछ ब्लडी कलर के सन के ऑरा, मतलब एक निशान बना हुआ था और उनकी ऑरा काफ़ी तगड़ी थी। तो आज भी शायद वीडियो मैं 15 मिनट तक ही डालूंगा, कल से फिर मैं 20 मिनट का मोस्टली ट्राई करूँगा कर दूँ, क्योंकि अभी थोड़ी खांसी आ रही है तो हो नहीं पा रहा है मेरे से। तो जू देखता है ना, ये काले कोट पहने हुए लोग काफ़ी लंबे लंबे थे और हुडी पहन के थे ना, तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें दिखाई दे रही थी तो काफ़ी कोल्ड आंखें थी, इतना तो ये समझ गया था। ऐसा लग रहा था मानो एक किलिंग मशीन हो। 6वें महीने की गर्मी भी अच्छी खासी थी, फिर भी एक ठंडक भरी हो रहा यहाँ पर फील हो रही थी, कोल्ड हो रहा खतरनाक। तो कोई बताता है कि ये चर्च ऑफ डिपार्चर के लोग हैं और उनकी लॉ इन्फोर्समेंट टीम के हैं। नॉर्मली तो ये आते भी नहीं है बंजारों के बेस कैंप पर। ये लोग आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो ये जू भी अपना सुन लेता है, तो ये अपने सरिया को कस के पकड़ लेता है। तुरंत 3 लोग बाहर निकलते हैं, एक लंबा, 2 लोग बेसिकली और एक छोटा। एक जो लंबा था उसके पास एक तलवार तगड़ी वाली थी। लॉ इन्फोर्समेंट टीम से इसने अलग कपड़े पहने थे और उसका चेहरा कवर नहीं था, तो उसके चेहरे दिख रहे थे, बाल दिख रहे थे। ऐसे देखते ही जो पूरी टीम थी ना लॉ इन्फोर्समेंट की, चर्च वाला जो भी ये क्लैन है जो भी है, वो इसे प्रणाम करते। तो ये जो टॉल बंदा था ना, इसे ज़ुकिंग देख रहा था। इससे फील होता है ये बंदा ऐसा है ना, खतरनाक जो पावरफुल बीस्ट होते हैं वैसा खूंखार। और जो उसके बगल में ना कोई छोटा सा था, वो बेसिकली कोई और नहीं, वही लड़की थी छोटी, यानी कि जिससे जू अपना मिलने आया था और इसने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। देख के लग रहा था कि वो उसके बड़े भाई हैं। बंदा काफ़ी कोल्ड था, लेकिन अपनी बहन की तरफ जब देख रहा था, यानी इस लड़की की तरफ शायद, तो काफ़ी आंखें नंबर थी उसकी, काफ़ी उदास था। मतलब कुछ घटना जो हुई थी जहाँ पर ये लड़की बची थी या जो भी हुआ था, तो ये उसके अपने भी और भी लोग मरे होंगे, तो उस बारे में शायद ये याद कर रहा था। और इनके पीछे वो जनरल स्टोर वाला बंदा था, काफ़ी प्यार से बात कर रहा था। अब जब ऐसा ये देखता है तो जू किंग अपना सरिया अंदर रख लेता है, क्रिस्टल को अपने टटोल रहा था कि क्या करना है। लड़की तभी से ध्यान दे देती है इसकी तरफ, अपने भाई से कुछ तो कहती है और जू की तरफ बढ़ती है। आसपास बाकी जो बंजारे थे ना, वो साइड हो जाते हैं, लड़की को आने देते हैं और वो बताती है जू को कि मेरे बड़े भाई मुझे लेने आए हैं, आप चाहो तो आ सकते हो बिग ब्रो किड। बट जू अपना ऐसा इशारा करता है कि नहीं। लड़की निराश होती है लेकिन फिर से स्माइल करती है कि कोई ना, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपसे मिलने आऊँगी। मैंने कहा था ना मैं आपको पे बैक करूँगी, अब मेरी लाइफ आपने बचाई है और मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। आज तो मैं जा रही हूँ और ये मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, मतलब वो मुझे हर चीज़ देंगे जिसकी मुझे ज़रूरत है। और ये पूछती है कि आपके भी कोई बड़े भाई हैं। लड़की मतलब बात करती रहती है। उधर उसका बड़ा भाई ना ऐसा गला साफ करता है जैसे अपन क्लियर करते हैं। लड़की समझ जाती है और कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 महीने से ये थी और किसी को अगर जानती थी तो जू को जानती थी और किसी को नहीं। अब जू क्या करता है ना, जो इसके पास 6 या 7 जो भी क्रिस्टल्स थे और इसमें से एक निकालता है और लड़की को देता है कि ये तुम्हारे जो निशान है ना जख्म के, उसे भर देंगे। लड़की सरप्राइज होती है लेकिन रख लेती है। कुछ और कहना चाहती थी लेकिन उसका भाई बुलाता है, तो एक फाइनल अंतिम बार जू की तरफ देखती है और फिर निकल जाती है। बाकी जो वो काले ड्रेस में लोग खड़े थे ना, वो भी जू की तरफ देखते हैं। लड़की काफ़ी खुश थी और जू देखता है, फिर वो निकल जाती है। बस ये धीरे से बोलता है कि सेफ रहना। ज़िंदगी आगे बढ़ते रहती है, ये अपना खाना बनाते रहते हैं, मेडिटेशन कल्टीवेशन में फोकस रहता है और क्लास जाते रहते हैं। 7 दिन इस दौरान गुजर चुके थे, अपना अच्छा खासा इसका चल रहा था। इसको एक चीज़ और समझ में आता है कि जो ग्रैंड मास्टर भाई है वो भी यहाँ पर तो बस आए हुए हैं ना कुछ दिन के लिए, तो वो भी ज़्यादा समय रहने वाले तो है नहीं। और ये चीज़ें ना धीरे धीरे इसको पता चलने लगी थी, क्योंकि जो इनका टेंट वेंट में सामान वामान था ना, धीरे धीरे अब वो भी पैक करना शुरू कर चुके थे। उनका भी काफिला निकलने वाला था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने बताया था कि वो वॉयलेट लैंड से आए थे, जो कि साउथ फिनिक्स के एकदम बीच में पड़ता है। अब अगले दिन मतलब जू अपना उनके टेंट की तरफ पहुंचता है, देखता है कि वहाँ पर कोई गार्ड नहीं थे, ना वो लड़का था फेयुवान, ना वो लड़की थी टिंग्यू, बस थे तो अपने भाई। जू समझ जाता है कि क्या होने वाला है और आज भाई इनको अकेले पढ़ाते हैं। समय गुजरता है इस दौरान और भाई समझते हैं, अब थोड़े खुद भी निराश थे और कहते देखो बच्चे मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता जाऊँगा जो कि तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। किसी शपथ की वजह से मैं तुम्हें डायरेक्टली वो चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन इनडायरेक्टली बता सकता हूँ। अब जितना तुमने समझा है, अगर तुम उसे फिगर आउट कर पाए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस दौरान ये कुछ बताते हैं कि बच्चे याद करो, मैंने जो तुम्हें 30वें दिन बताया था, 7वें दिन पढ़ाया था, 11वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन और 19वें दिन, यानी वो 6 कक्षाओं में मैंने जो पौधे बताए थे, उनको तुम 1 संबंधे 2 संबंधे 4 के अनुपात में मिलाना। उसमें 7 फूलों वाला पौधा जो है उच्च तापमान पर उसको मिला देना, मिक्स करके, उबाल करके, या मतलब जैसे भी आप समझो। जो पिल बनेगा ना, वही दुनिया यूज़ करती है, जो कि स्पिरिचुअल कॉइन्स के बराबर होता है, जिसको कि तुम वाइट बोलस कहते हो। ज़ोकिंग के एकदम ना कान खड़े हो जाते हैं ये सुन करके। और देखो ये लौंडा कैसा था, हर दिन जो मास्टर साहब पढ़ाते थे जा करके अपने बाम्बू का जो टोकन है या स्लिप है उस पर लिख लेता था। तो अब वैसे भी इसकी याददाश्त तेज थी और ये जानता था अगर वो पिल बनाने में कामयाब हो गया तो भाई इसको फिर खाने की तो कभी कमी नहीं होगी। कोई कितना भी अच्छा हो उसे ये पिल लगता ही है।
और जू इस दौरान मास्टर साहब को देख रहा था। अब आखिरी समय आ चुका था विदा कहने का। इन्हें ये शुक्रिया भी बोलता है। सर्जेंट इसकी फैमिली की तरह थे, तो बाई इसके लिए एक ट्रू मास्टर थे। बाई भी स्माइल करते हैं। जू एकदम शांत रहता है, दिखाने की कोशिश करता है कि अंदर से उसको इमोशंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाई समझ जाते हैं कि ये थोड़ा इमोशनल हो रहा है। और ये कहते हैं भाई कि देखो मुझे पता है तुम अच्छे शिष्य हो, तुम स्मार्ट भी हो। ये जो पिल फार्मूला का जो उन पुराने लोगों ने रूल बनाया है ना कि नहीं बताना है डायरेक्ट, ये सब मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मतलब निषेध है ऐसा करना। जो भी है इनके ऊपर क्या है रूल है, वो अपने को शायद कभी आगे पता चले। फिर ये बोलते एक चीज़ और है मैं जो तुम्हें बताना चाहूँगा। देखो याद रखो, दुनिया जो है ना बहुत ही निर्दयी जगह है, और अगर हम नहीं मरेंगे तो ज़रूर मिलेंगे, और शायद हम मिले। उम्मीद है तब तक तुम अपना कुछ नाम बना चुके रहोगे। इनकी बातें काफ़ी गहरी थी, लेकिन जो याद रखता है हर एक बात को, दिल तक मानो अपने से पहुंचा देता है। तो फिर उसके बाद थोड़े समय बाद इनका जो बाई का कारवां था वो निकल जाता है। जो देखता है, जाते जाते बाई इसको एक किताब भी देके जाते हैं जो दवाओं पे रहती है। ये देखता है ना कि कारवां से वो लड़की जो थी टिंगी वो झांक रही थी। थोड़े समय बाद क्योंकि कारवां दूर चला जाता है तो फिर ये दिखाई भी नहीं देता है। जू भी अपना कैंप वापस चला जाता है। अब कैंप उसको काफ़ी अलग फील हो रहा था। अब जू जाता है, फिर अगले दिन अल्कोहल खरीदता। वहाँ वो लड़की भी नहीं थी, रात को कुछ खाता भी नहीं है, बस किचन खाली था और ये थोड़ा बहुत वाइन पीता है। अच्छा खासा पी लेता है भाई, दिमाग इसका एकदम हो जाता है। पुराने चीज़ पूरे से याद आते। 6 साल जो ये बस्ती में रहा, सर्जेंट थंडर के साथ वहाँ से निकला, बाई से मिला, बाई चले गए, वो लड़की चलेगी, सब चीज़ें। लड़की की एक बात इसे नहीं बोलती कि क्या आपके भी कोई बड़े भाई हैं। फिर ये बोलते हैं हाँ है तो, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये सब ये थोड़ा बुदबुदा रहा था। बाहर में वो जो नीले बैगनी कपड़े वाले ओल्ड मैन थे और उनका सर्वेंट, ये सब सुन रहे थे। जो वही शब्द बोल रहा था, ये जो दुनिया है ना एक मधुशाला है लोगों के लिए, या मदिरालय है, या जो भी बोल लो। और समय का निकलना एक पुराना मेहमान। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हमारे मिलने की उम्मीदें रहती है। तो फिलहाल रात्रि का समय था, बिना तारों के हल्का सा चंद्रमा दिख रहा था बादलों के बीच में से, मानो आंख मिचौलिया खेल रहा हो। हवा भी काफी तेज चल रही थी। उधर मास्टर 7th को दिखाया जाता है और उनके सेवक को दिखाया जाता है, यानी वॉयलेट ओल्ड मैन जो थे वो मास्टर 7th कहलाते थे। कुत्ते उत्ते भी भौंक रहे थे, लेकिन कुत्ते पता है इनको देख ही नहीं पाते थे इन दोनों को। सबसे बड़ी बात ये थी, मतलब ये ठीक ठाक पावरफुल थे। मास्टर 7th को दिखाया जाता है और वो यहाँ से जाने लगते हैं दरवाजा खोलने के बजाय, और अपने सेवक से कहते हैं उसको वो पहचान पत्र दे देना। अब सेवक पूछता है कौन से कलर का। ये बोलते हैं अरे जो सबसे कॉमन है, तो कुछ चीजें बता देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये निकल जाते हैं। सर्वेंट हैरान था कि मैं मास्टर 7th के साथ पूरे समय था इस बंजारे वाले एरिया में। इस बच्चे को ध्यान से देखते थे, जैसे ये लोग धक्के कह के बुलाते थे, यानी जोकिंग को। इवन उन्होंने मास्टर बाई से भी बोला था कि इसको आप पढ़ाओ, ये अच्छा लड़का है। क्योंकि वो जो टोकन मिलता है ना पहचान पत्र, उससे आप 7 ब्लड आइज जो सेक्ट है उसमें एंटर कर सकते हो। जितना अच्छा वाला टोकन मिलेगा आपको, रेयर वाला, आप उतना ऊपर जल्दी पहुंच सकते हो। अलग अलग प्रकार के पहचान पत्र थे। कुछ बैगनी कलर के थे जो सबसे ऊंचे माने जाते हैं। फिर आते हैं जिन्हें कि कॉन्क्लेव, बेसिकली बैगनी वाले कॉन्क्लेव डिसाइपल्स को दिया जाता है। फिर आते हैं पीले वाले जिनको कि मिडिल रैंक के डिसाइपल माना जाता है। अगर वो आपको मिलता है वो पहचान पत्र पीला वाला, तो आप इनर रैंक का डिसाइपल बन जाओगे। और सबसे आखिरी होता है जो सबसे कॉमन होता है, वो सफ़ेद कलर का होता है। आप एक नामात्र मतलब नॉर्मल डिसाइपल बनोगे, आउटर वाले डिसाइपल। सर्वेंट को जो सेवक, उसको क्या लगा था मास्टर 7th कम से कम पीला वाला तो देंगे, लेकिन उन्होंने तो इसे हैरान कर दिया था। शायद मास्टर 7th इस बच्चे को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये सेक्ट तक पहुंचे, या जो भी मानो ये इसे टेस्ट करना चाहते हैं, अपना अप्रेंटिस बनाना चाहते हैं। मास्टर 7th के आज तक डायरेक्ट डिसाइपल 3 ही हुए हैं, और वो भी ऐसे ही चुने गए थे। तो क्या ये सच में चौथा डिसाइपल अपना अप्रेंटिस चूज करना चाहते हैं? चौथा सक्सेसर। सक्सेसर बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि क्या पता मास्टर को मैं समझ पाया नहीं। तो फिलहाल ये सेवक चाहता है अब कि यार जो भी है सफ़ेद वाला बोला है दे दूंगा। जोकिंग के दरवाजे के पास पहुंचता है। जोकिंग जो कि अभी अपने कल्टीवेशन में था, अचानक से रुक जाता है। सर्वेंट इस दौरान स्माइल कर गायब होकर पीछे प्रकट होता है, लेकिन पीछे जब प्रकट होता है ना तो पीछे के दीवार में एक होल था, उसमें कुछ पत्थर वत्थर बस ढके हुए। जोकिंग ना रेंग के जाता है और उस छेद में से देखता है कौन है। जैसे ही वो देखने जाता है ना, मतलब दूसरे साइड के वॉल से, मतलब वो दीवार के उस साइड थे, इस साइड था दरवाजे के, तो वो झांकता है हल्का सा वो छेद में से। तब तक ये जो सेवक थे वो प्रकट हो जाता। जोकिंग हैरान हो जाता। हमने एक ये मध्य वर्गीय प्रौढ़ावस्था वाला इंसान कह सकते हो, मध्यम वर्गीय उम्र थी, 30 35 40 बोल रहा, ऐसा दिख रहा था। ग्रे कलर का कपड़ा पहना था, दिखने में नॉर्मल था, लेकिन जो उसका फोरहेड था ना, वहाँ पर एक टैटू बना हुआ, और उसकी बॉडी से जो प्रेशर आ रहा था इतना तगड़ा था कि जोकिंग सांस नहीं ले पा रहा था। फिर भी ये सरिया को कस के पकड़ता है, कुछ जो जहरीले पाउडर थे वो फेंकता है और पीछे हटता है। जोकिंग इतना तो समझ पाया था कि वो जो उस लड़की के बड़े भाई आए थे ना, ये बंदा उससे भी स्ट्रॉन्गर है, मतलब ये जोकिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसको अंदर से यही आ रहा था आवाज। लेकिन वो बंदा कहता देखो मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, क्योंकि इसका जो भी जहर हो रहा था ना उस बंदे के आर पार निकल जाता है। इसने बैकअप प्लान भी किया हुआ, ये और प्रभावित होता है। और सेवक ने तो हर चीज देखा था ना कि जू क्या करता था, पहले किसी के भी ना गले को देखता है क्योंकि उसको काटना रहता है वो,
तलवार से उतारोगे तो गला ही ना। तो भाई का ध्यान हमेशा पहले वहीं जाता है। जू फिर भी पीछे आता है, इसके हाथ में डैगर भी था। अब इसको मालूम था ये कुछ कर नहीं पाएगा, सामने वाले को देख के इसकी फट रही थी। उस प्रेशर फील कर ही लिया था, इसने जो जहर फेंके थे वो आर पार निकल गए थे, मानो वो इंसान साए के समान हो। तो ये भागने को देख, लेकिन वो बंदा फिर से गायब होने लगा। होने से पहले ना उसने वो टोकन फेंका था इसकी तरफ, लेकिन जू ने उसे भी नहीं पकड़ा था। उसे लगा था इसमें भी कुछ घपला हो सकता है। पहले उस बंदे के पैर गायब होते, ऐसे धीरे धीरे फिर खोपड़ी गायब होने लगती। जाते जाते वो कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें ये पहचान पत्र देना चाहता था, इससे तुम 7 ब्लड आइज में एंटर कर सकते हो। पीछे में उसका एक नक्शा बना हुआ है, तो तुम वहाँ जा सकते हो। पैस दिखा देना, एक टेलीपोर्टेशन मिल जाएगा फ्री में। किसी भी शहर जाके टोकन दिखाओगे तो वो लोग तुम्हें टेलीपोर्टेशन दे देंगे, जिससे तुम सेक्ट पहुँच जाओगे। और ये बंदा गायब हो जाता है। जू फिर भी लंबे समय तक खड़ा रहता है। उसके बाद जा करके उस पहचान पत्र को उठाता है, बिल्ले या बोलो बैज या जो भी बोल लो यार। पीछे देखता है, एक नक्शा बना हुआ था, टोकन पर लिखा हुआ था 7 ब्लड आइज। सर्जेंट ने वैसे भी इसे 7 ब्लड आइज के बारे में पता है। काफी रूथलेस एक संगठन माना जाता है, ये साउथ फिनिक्स में है। अब साउथ फिनिक्स समझ लो एक देश है या देशों का समूह है, तो उसमें ये एक जगह है जहाँ पर मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है। और डायरेक्टली आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते भाई, आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए। लेकिन ये सोचता कि इसने मुझे क्यों दिया। फिर ये सोचता है कि क्या पता भाई ने बोला होगा या कुछ उनसे रिलेटेड होगा, क्योंकि उन्होंने जाते हुए बोला था ना कि किसी ने मुझे बोला है तुम्हें यह पहचान पत्र देने को। तो इसे लगा और कौन हो सकता है। अब इसे क्या पता, वो 7th मास्टर जो पीक है उन्होंने बोला है। फिलहाल ये कुत्ते उत्ते को खिलाता है। धीरे धीरे सुबह का समय हो जाता है, बाहर निकलता है। इसका इरादा यही था कि देखो पिल्स बनाने, पर तभी से आवाज आती बच्चे बच्चे। ये एक ओल्ड मैन को देखता सफेद बालों के साथ। ये वो बन जा रहे थे जिसे जू जानता था। ये आदमी काफी एक्साइटेड था। सभी इन्हें ओल्ड स्टोनी कह के बुलाते। जू ने इन्हें भी बचाया था ना, वो जो कंफ्यूजन में लोग फंस जाते हैं धुंध में फंस के। ये बोलते मेरे पास एक बड़ी जॉब है, पूरा चीज ये समझाने लगते। मंदिर वाले क्षेत्र में जाना है, तो ये इंश्योरेंस लेने आया था कि अगर मैं कभी धुंध में फंसा तो तुम आ जाना। 5 बोलुसेस जैसा कि वो लेता है। 1 सप्ताह नहीं आया तो फिर आना है तुम्हें। तो जू मान जाता है। और जू का वही था कि चलो बहुत टाइम है, ये अपने वाइट बोलस जो वो पिल है उसमें फोकस करेगा तब तक। लेकिन ये बोलता है ये आखिरी बार, इसके बाद मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब सर्जेंट है नहीं, तो इसको उन चीज़ों के लिए क्यों उतना जोखिम लेना है, कमाना है। लेकिन इस बार सही में वो जो धुंध बहुत समय से नहीं फैल रहा था, फैलता है, बहुत तेजी से फैल रहा होता है प्रतिबंधित क्षेत्र के किसी एक हिस्से में। तो वो उस समय बीत रहा था। देखो ये बेसिकली जा रहे थे वो पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड की तरफ, कुछ तो इनका अपना था। तो ये इनका यही था कि अब धुंध तो फैल रहा है, मुझे 7 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी वो बंदा आएगा मुझे बचाने। और उसमें से एक और था वो बोन ब्लेड भी, जो कि बीच बीच में आता था और अपना इंश्योरेंस करवा के जाता था जू किंग से। जू भी इस दौरान जंगल एंटर करता है, क्योंकि हमेशा जाता ही था। तो देखता है कि यार इस बार तो धुंध सही में फैल रहा है। और इसने अपना लेबोरेटरी सेट किया था ना मंदिर के वो क्षेत्र में, तो ये वहाँ जा रहा था। लेकिन इसके पास तो इसको सब रास्ता पता, तो पहुँच ही जाएगा। धुंध बहुत तेजी से फैल रहा था, जू किंग के ऐसा मानो पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन जू अपना 2 घंटे में बहुत आगे निकल जाता है। उत्तर दिशा की तरफ देखता है, जहाँ पर वो जहरीला ड्रैगन वाला तालाब है। अब बोन ब्लेड ने भी इसे इंश्योरेंस खरीदा था, लेकिन 2 दिन पहले। तो उसका शायद 3 दिन रहता था, तो 1 दिन अभी भी समय। लेकिन फिर ये सोचता है यार इस बार धुंध जल्दी आ गया, तो मैं जाता हूँ चेक कर लेता। तो उस तरफ पड़ता है ना, तो इसे एक इंसान दिखता है ब्लैक लेदर में, चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था, हाथ में तलवार था। और अभी काफी पावरफुल थी। इफेन्ना सर्जेंट से भी ज्यादा पावरफुल था, ब्लड शैडो से भी ज्यादा पावरफुल। आगे में एक और बंदा ये देखता है, उसका भी कल्टीवेशन तगड़ा था। इसे समझ में आता है ये बंजारे नहीं, पूरा गोल गोल घूमता है। फाइनली से बोन ब्लेड भी दिखाई देता है। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।